वैक्सीन के 100 करोड़ डोज पूरे होने की कामयाबी की मंजिल पर पहुंचना है। पीएम मोदी ने थोड़ी देर पहले देश को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित करते हुए कहा, लेकिन आने वाले त्योहारों के मौके पर उन्होंने सावधानी बरतने की बात कही, मास्क को लेकर चेतावनी भी दी। 1 बिलियन नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया, कहा कि दुनिया के कई देशों में वैक्सीन हेजिटेंसी अभी भी है। भारत ने 100 करोड़ डोज से सबको निरुत्तर कर दिया। हम आज कह सकते हैं कि देश बड़े लक्ष्य तय करना और उसे हासिल करना बखूबी जानता है, लेकिन इसके लिए हमें सतत सावधान रहने की जरूरत है। हमें लापरवाह नहीं होना है। कवच कितना ही उत्तम हो, कवच कितना ही आधुनिक हो, कवच से सुरक्षा की पूरी गारंटी हो, तो भी जब तक युद्ध चल रहा है हथियार नहीं डाले जाते। मेरा आग्रह है कि हमें अपने त्योहारों को पूरी सतर्कता के साथ ही मनाना है। और जहां तक मास्क का सवाल है, कभी कभी जरा, लेकिन अब तो डिजाइन की दुनिया भी मास्क में प्रवेश चुकी है। मेरा इतना ही कहना है, जैसे हमें जूते पहन करके ही बाहर जाने की आदत लग गई है ना, बस वैसे ही मास्क को भी एक सहज स्वभाव बनाना ही होगा। जिनको अभी तक वैक्सीन नहीं लगी है वो इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें। जिन्हें वैक्सीन लग गई है वो दूसरों को प्रेरित करें। मुझे पूरा भरोसा है कि हम सब मिलकर प्रयास करेंगे तो कोरोना को और जल्द हरा पाएंगे। पंजाब में जहां आम आदमी की योजनाएं भले ही पैसा ना पाएं, लेकिन जिस राज्य में 4 महीने में चुनाव होने हैं वहां मंत्री विधायक करोड़ों की लग्जरी कार पा रहे हैं। गरीब के हाथ में पेट भरने के लिए दाल रोटी आए ना आए, गरीब को भले सरकारी योजना का आटा दाल मिल पाए ना मिल पाए, पंजाब की चन्नी सरकार के राज में मंत्रियों विधायकों के हाथ से लग्जरी कार न छूटने पाए। भले चुनाव में गिनती के दिन बाकी हो, पंजाब में सरकार के पास सिर्फ 4 महीने हैं, लेकिन मंत्री विधायकों के लिए 26 नई लग्जरी कार खरीद ली गई। जब मुख्यमंत्री बनने के बाद चन्नी खुद को गरीब का बेटा बताकर लग्जरी कारों को खारिज करके तालियां बटोर चुके हैं। 200 गड्डियां मैनू देतियां, मेरे तो कमरे कमरे जिड्डियां गड्डियां इन्हें बादलों ने खरीदियां हुई। मैं हुणे आया, कमरे जिड्डी गड्डी है, 2 करोड़ रुपए की कहते आउंदी। वो यार गरीबां पर ला देंदे पैसा। हुई 8 गड्डियां मेरे अगे पिछे फिरदियां। इसे कहते हैं फिक्र करो न करो जिक्र जरूर करो, और वही किया जनता के प्रति फिक्र का जिक्र दिखाकर खुद मुख्यमंत्री चंडीगढ़ से दिल्ली पिछले महीने हाईकमान से मिलने प्राइवेट जेट से गए, तो फिर मंत्री विधायक कैसे पीछे रहते। वित्त विभाग को 27 नई इनोवा खरीदने का प्रस्ताव पंजाब की सरकार ने भेजा। वित्त विभाग ने कहा पैसा नहीं है, लग्जरी कार नहीं खरीद सकते। मंत्रियों के दबाव के आगे वित्त विभाग को आखिरकार झुकना पड़ा। 4.25 करोड़ रुपए की कारें खरीदकर मंत्री विधायकों को दी गई। जनता जनता करने वाली सियासत का सच क्या यही है? आखिर क्या जरूरत थी अभी गाड़ियां खरीदने की, जब चुनाव फिर से आने वाले हैं? पंजाब के गृह मंत्री से संवाददाता सत्येंद्र चौहान ने यह सवाल दस्तक देकर पूछा। जवाब जरा आप सुनिएगा। देखिए, गाड़ी कोई इतना बड़ा खर्चा नहीं होता। और बात करिए, अगर हम कहते हैं कि गाड़ी लेकर या गाड़ी का कोई खर्चा है, आप थोड़ा ऊपर उठिए। काश खुद पंजाब के गृह मंत्री ऊपर उठकर जनता के लिए सोच पाते। पंजाब में गरीबों के लिए आटा दाल योजना, गरीब लड़कियों की शादी के लिए शगुन स्कीम, दलित छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना, बुजुर्गों के लिए पेंशन योजना, कई विभागों के कर्मचारियों की तनख्वाह के पैसे या तो देरी से मिल रहे हैं या योजनाएं ठप पड़ी हैं, क्योंकि सरकारी विभाग कहते हैं कि योजना में पैसा नहीं। और जब परिवहन मंत्री अमरिंदर सिंह वडिंग को मुख्यमंत्री की फिजूल खर्ची बंद करने वाली बात
याद दिलाइए तो जवाब मिलता है। मैंने ऐसी बात कोई नहीं कही। मेरे को लगता है कि जो एमएलएस को गाड़ी मिलनी चाहिए, मेरे को नहीं लगता इससे कोई खर्चे में और किसी में कोई फर्क पड़ने वाला है। नियम कहता है कि 3 लाख किलोमीटर या 5 साल जो पहले आए तो सरकारी गाड़ी बदली जा सकती है, लेकिन क्या 2-3 महीने बाद ही जब चुनाव होने हैं तब क्या कर्ज में डूबे राज्य की सरकार के नए मंत्रियों को नई गाड़ी खरीद कर पुरानी गाड़ियों को कौड़ियों के भाव छोड़ना सही है? पुरानी गाड़ी कहीं ना कहीं कौड़ी के दामों पर नीलाम करने के लिए यहां पर खड़ी कर दी जाती हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री चन्नी नारा दे रहे हैं कि सरकारी खर्चों में कटौती की जाएगी, तो दूसरी तरफ अपने और विधायकों और मंत्रियों के लिए लग्जरी एसयूवी गाड़ियां खरीदने पर करोड़ों खर्च भी किए जा रहे हैं। तो जब अभी महीना ही 1-1.5 रह गया कोड ऑफ कंडक्ट लगने में, तो फिर गाड़ियां भी इतनी तो कोई भी कंडम नहीं है कि 15 दिन गाड़ी और तो चल पर। इसलिए ये हाथी के दांत दिखाने को और है, खाने को और। दरअसल सत्ता में बैठे लोग अपनी सहूलियत ही देखते हैं, इसीलिए 3.25 लाख करोड़ के कर्ज में डूबे राज्य के नए मुख्यमंत्री और मंत्री की जुबान पर भले गरीब गरीब हो, लेकिन गरीब की योजना से ज्यादा चिंता मंत्रियों की नई कारों के लिए नजर आ रही है। बात जब जनता से जुड़ी छोटी छोटी जन कल्याण योजनाओं की होती है तो सरकार बड़े बड़े कर्ज का हवाला देती है, लेकिन वही सरकार जब अधिकारियों, मंत्रियों और विधायकों की बात आती है तो सरकारी खजाने का मुंह खोल देती है। फिलहाल भारी कर्ज से गुजर रही पंजाब सरकार ने विधायकों, मंत्रियों के आरामदायक सफर के लिए करोड़ों रुपए खर्च करके ये लग्जरियां गाड़ियां खरीदी हैं, लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि काश गरीबों के लिए भी सरकार इसी तरीके से खजाने का मुंह खोलती। कैमरामैन गुंजीत कुमार के साथ सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक। यूपी में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के साथ सेल्फी लेना पुलिसकर्मियों को भारी पड़ गया है। खबर आई है कि सेल्फी लेने वाली महिला पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्रारंभिक जांच के आदेश दे दिए गए हैं। लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा देकर प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में महिला वोट का जो दांव दिया, उसके बाद कहानी सेल्फी, अनुशासन और सियासत तक पहुंची। मंगलवार को आगरा जाती प्रियंका को जब रोका गया तो कुछ महिला पुलिसकर्मियों ने आगे आकर प्रियंका के साथ सेल्फी ली। वीडियो में 5 से 6 महिला पुलिसकर्मी प्रियंका के साथ सेल्फी लेती दिखती है। ये तस्वीरें कुछ ही मिनट के भीतर सोशल मीडिया में वायरल होने लगी। कांग्रेस समर्थक महिला पुलिसकर्मियों की प्रियंका के साथ सेल्फी लेने को कांग्रेस की बयार बताकर फैलाने लगे, और तब खबर आई थी कि सेल्फी लेने वाली महिला पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्रारंभिक जांच के आदेश दिए गए, तो मामला और बढ़ा। प्रियंका ने कहा कि उनके साथ तस्वीर लेना अगर गुनाह है तो सजा उन्हें भी दी जाए। ये बिल्कुल फिजूल की बात है। उनके करियर खराब करने से क्या मिलने वाला है? क्या मिलने वाला है? उन्होंने एक सेल्फी खींच ली, मैंने खुशी से खिंचवाई, कौन सी बड़ी बुराई कर ली है उन्होंने? अब उनका करियर बर्बाद करोगे? उनके घर पे बच्चे हैं, वो कमाती हैं अपने परिवारों के लिए, संघर्ष करती हैं रोज। सुबह तक मामला शांत होता दिखा, जब आज तक से बातचीत में उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने किसी वीआईपी के साथ सेल्फी लेने को बड़ी बात मानने से इनकार कर दिया। ड्यूटी पे थी वहाँ पे, तो ड्यूटी के दौरान अगर कोई गाड़ी में अगर उनको बिठाया जा रहा है तो फोटो ले लिया, तो ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं। क्रूज ड्रग्स मामले में एनसीबी की तहकीकात तेजी से जारी है। एनसीबी आर्यन के खिलाफ मजबूत केस बनाने में लग गई है और खबर यह आ रही है कि एनसीबी को अनन्या और आर्यन का वो व्हाट्सएप चैट मिला है जो बड़ा आधार बन सकता है। आपको बता दें कि आज तक को जो एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है उसके मुताबिक आर्यन और अनन्या के चैट्स में एक जगह गांजे का जिक्र है। आर्यन गांजे के इंतजाम की बात कर रहे हैं तो अनन्या का कहना था कि वो इंतजाम कर देंगी। एनसीबी से पूछताछ में अनन्या ने इस बातचीत पर सफाई दी। एनसीबी टीम को बताया कि वो बस मजाक कर रही थी। हालांकि खबर ये भी है कि एनसीबी को अभी तक ड्रग इंतजाम कराने को लेकर कोई सबूत नहीं मिला है। इस वक्त एनसीबी दफ्तर में अनन्या की पेशी का इंतजार किया जा रहा है। अनन्या को आज 11 बजे एनसीबी में पेश होने का समन दिया गया था। हमारे संवाददाता दिव्येश सिंह सीधे एनसीबी दफ्तर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और शिवांगी ठाकुर हमारी संवाददाता अनन्या के घर से हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले शिवांगी, आपसे जानना चाहेंगे, 11 बजे का वक्त दिया गया था, 11:30 हो चुका है, क्या वहां पर कोई हलचल? अनन्या कब बाहर निकलेंगी, क्या जानकारी?
देखिए श्वेता, इंतजार की घड़ियां बढ़ते जा रही हैं और आज पूछताछ का दूसरा दिन था। अंदाजा ये लगाया जा रहा था कि 11 बजे का जो समय एनसीबी ने दिया है उस समय पर अनन्या पहुंचेंगी, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। सीधी तस्वीरें हम आपको अनन्या के घर की दिखा देते हैं। यहाँ पर अभी भी इंतजार चल रहा है कि अनन्या कब नीचे आएंगी और कब एनसीबी दफ्तर पहुंचेंगी। इसी के साथ साथ बता दें कि कल की पूछताछ में बहुत कुछ निकलकर सामने आया है और खासकर जो चैट आर्यन खान और अनन्या के बीच हुआ है, जिसमें ड्रग्स को लेकर बातचीत की जा रही है और अनन्या द्वारा ये कहा जा रहा है कि शी विल अरेंज, उसको लेकर कई सवाल एनसीबी ने दागे, जिसके जवाब से कहीं ना कहीं एनसीबी संतुष्ट अभी नहीं है और यही कारण है कि और भी सवाल अनन्या से आज किए जाने हैं। कल भी हमने देखा था कि जब अनन्या पहुंची थी एनसीबी दफ्तर, तब वो अपने पिता चंकी पांडे के साथ पहुंची थी और जब पूछताछ के लिए भीतर जा रही थी उसके पहले काफी भावुक हुई थी, रोई थी पिता को लिपटकर। उसके बाद पूरी पूछताछ हुई है और अब नजरें इसी बात पर टिकी हुई है कि आखिर अनन्या आज कहां जाती है। इसमें श्वेता एक बात और भी अगर आपको याद हो कि जब दीपिका पादुकोण से पूछताछ एनसीबी द्वारा किया गया था, उस वक्त दीपिका अपने घर पर नहीं थी बल्कि मुंबई के एक होटल में ठहरी थी और वहां से सीधे जो एनसीबी दफ्तर है वहां पहुंच गई थी। तो ये भी कयास लगाए जा रहे कि शायद अनन्या आज अपने घर पर ना हो, कहीं और किसी और जगह पर उन्होंने आज अपना ठिकाना चुना हो और शायद सीधे एनसीबी दफ्तर पहुंच जाए, जहां हमारे संवाददाता दिवेश हैं। लेकिन इस वक्त यहाँ पर भी चहल पहल काफी है और जमावड़ा लगातार लगा हुआ है और ये देखना होगा कि क्या अनन्या यहाँ से निकलकर एनसीबी दफ्तर पहुंचती है या कहीं और से। लेकिन लौटेंगे शिवांगी आपके पास। अरविंद ओझा मेरे सहयोगी इस वक्त एनसीबी दफ्तर के बाहर से मौजूद हैं। कल जिस तरीके से अनन्या पेश हुई अरविंद, उनके साथ उनके पिता मौजूद थे, लेकिन इस बात के भी कयास लगाए जा रहे थे कि लगातार अनन्या अपने आप को डिफेंड करने के लिए कई ऐसे सबूत, कई ऐसे साक्ष्य अपने वकीलों के एडवाइस पर पेश कर सकती हैं, जिससे ये साबित हो जाए कि उनका आर्यन खान के साथ सिर्फ एक दोस्ताना रिश्ता है, ड्रग्स को लेकर कुछ भी नहीं है। एड्स मिले थे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम को जब आर्यन खान को गिरफ्तार किया था एनसीबी की टीम ने, तो जो आर्यन खान का मोबाइल खंगाला था उसमें आर्यन का कई ड्रग पैडलर के साथ चैट था, उसके अलावा अनन्या पांडे के साथ चैट था। यहाँ इम्पोर्टेंट ये भी है कि जब अदालत में सेशन कोर्ट में बेल की हियरिंग हो रही थी तो एनसीबी की तरफ से जो चैट्स सबमिट किए गए थे अदालत को, उसमें अनन्या पांडे का चैट भी था नशे को लेकर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और इसी वजह से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के लिए जरूरी हो जाता था कि वो अनन्या पांडे से कम पूछताछ तो जरूर करे। और शायद ये वजह है कि कल बाकायदा सर्च किया गया अनन्या पांडे का घर, मोबाइल फोन सीज किया गया, 2 मोबाइल फोन, लैपटॉप सीज किया गया, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सीज किए गए। उसके बाद पूछताछ के लिए बुलाया गया। हमें जो एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि जो अनन्या पांडे और आर्यन के साथ चैट था, जिसमें एक चैट ये था कि जिसमें आर्यन ये पूछते हैं कि क्या वो मैरिजुआना अरेंज कर सकते हैं, जिसके बाद अनन्या कहती है कि बिल्कुल वो अरेंज कर सकते हैं। ये चैट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने अनन्या को कल दिखाया, जिसमें उन्होंने कहा कि वो सिर्फ मजाक कर रही थी। यहाँ ये भी साफ कर दूं कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने आज तक को ये बताया है कि उनके पास भी ऐसा कोई एविडेंस अभी तक नहीं लगा है कि अनन्या ने कभी आर्यन के लिए मैरिजुआना अरेंज किया हो। उसके अलावा जो दूसरी जानकारी मिली है, क्योंकि अनन्या पांडे ने कभी ये सोचा नहीं होगा, एक उभरती हुई अभिनेत्री है, कि वो इस नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर आएंगे नेहा, जहां पर बड़े बड़े ड्रग पैडलर गिरफ्तार हो चुके हैं, उनसे यहां पर इंटरोगेशन होती है। इसलिए जब इंटरोगेशन रूम में वो दाखिल हो रही थी, उनके साथ उनके पिता चंकी पांडे भी थे, उनसे लिपट कर वो रोती हैं। उसके बाद वो इंटरोगेशन रूम में जाती हैं, जहां पर उनसे सवाल जवाब किया जाता है। लेकिन जो अधिकारी है वो बहुत पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हुए। कई चैट्स हैं, एक नहीं है, कई चैट्स हैं, इस वजह से उनको दोबारा सम्मन किया गया है। पूछताछ के लिए बुलाया है, 11 बजे का टाइम था, लेकिन अभी तक वो नहीं पहुंची है। लेकिन जो एनसीबी के सोर्सेज बता रहे हैं, आज उनसे लंबी पूछताछ होगी और जो बना रखिए अरविंद, आपसे और हम जानकारी लेंगे। शिवांगी भी हमारे साथ बनी हुई है। इस बीच आपको बता दें कि बॉलीवुड पर ड्रग्स की फांस गहरी होती जा रही है। चंकी पांडे की बेटी और फिल्म एक्ट्रेस अनन्या पांडे से आज एनसीबी दोबारा पूछताछ कर रही है। और खबर यही कि एनसीबी में आज अनन्या का आमना सामना एक संदिग्ध ड्रग पेडलर से कराया जा रहा है, जिसे कल ही एनसीबी ने दबोचा है। दोनों को एक साथ बिठाकर एनसीबी ड्रग्स की गुत्थी सुलझाने की कोशिश करेगी। बॉलीवुड में ताजा आई अनन्या पांडे को शायद ही अंदेशा रहा होगा कि उन्हें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर में हाजिरी देनी होगी।
लेकिन अब ये हाजिरी हकीकत है। कल सवालों से सामना हो चुका है, आज वही सिलसिला आगे बढ़ रहा है। क्रूज ड्रग्स मामले में अभी तक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने 20 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने इंटरनेशनल लिंक भी स्टैब्लिश किया है। लेकिन अनन्या पांडे वो पहली बॉलीवुड सेलिब्रिटी हैं जिनका नाम इस क्रूज ड्रग्स पार्टी में आया है, वो भी आर्यन खान के साथ व्हाट्सएप चैट को लेकर। अब अनन्या खान पर मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। दूसरे राउंड की पूछताछ होगी, देखना होगा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास क्या कुछ सबूत मिलता है। अगर सॉलिड सबूत मिलता है तो अनन्या पांडे की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं, वो गिरफ्तार भी हो सकती हैं। हालांकि अभी तक एनसीबी के पास ऐसा कोई सबूत नहीं है व्हाट्सएप चैट के अलावा, लिहाजा दूसरे राउंड की जो पूछताछ होगी। एक्ट्रेस और बॉलीवुड एक्टर चंकी पांडे की बिटिया पर यह मुसीबत एक व्हाट्सएप चैट का नतीजा है। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी के पास ड्रग्स को लेकर आर्यन खान और अनन्या पांडे के बीच चैट की कॉपी है। इसी चैट को लेकर एनसीबी अनन्या तक पहुंची है। अनन्या कल शाम भी करीब 4 बजे मुंबई के एनसीबी दफ्तर पहुंची थी, जहां करीब 2.5 घंटे उनसे पूछताछ हुई। एक महिला अधिकारी की मौजूदगी में एनसीबी के क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखड़े के साथ जांच अधिकारी वीवी सिंह ने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के ड्रग्स केस को लेकर अनन्या से पूछताछ की। इस दौरान उनके पिता चंकी पांडे भी वहीं मौजूद थे। देखिए, ये इन्वेस्टिगेशन है। इन्वेस्टिगेशन में क्वेश्चनिंग के लिए लोगों को बुलाया जाता है। इसका ये मतलब नहीं कि वो कल्प्रिट हैं या वो ही इन्वॉल्वमेंट है। क्वेश्चनिंग में विटनेसेस को भी बुलाया जाता है, क्वेश्चनिंग में सस्पेक्ट्स को भी बुलाया जाता है। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक अनन्या से पूछा गया कि क्या वो आर्यन खान को जानती हैं, क्या उन्होंने आर्यन को ड्रग लेते देखा है, आर्यन किस शख्स से ड्रग मंगवाते थे, क्या आर्यन के साथ उन्होंने कभी ड्रग लिया है, आर्यन कब से ड्रग्स ले रहे हैं, आर्यन कौन से ड्रग्स ले रहे थे, उन्होंने किस तरह से ड्रग्स लिए, क्या वो किसी ड्रग सप्लायर को जानती हैं, किन किन मौकों पर ड्रग लिया गया था, क्या उन्हें कोई तारीख याद है, क्या वो जानती हैं कि ड्रग्स लेना गैर कानूनी है। एनसीबी का कहना है कि अनन्या पांडे से पूछताछ का मकसद इस केस की तह तक पहुंचना है। पूछताछ में अनन्या का कोई भी जवाब आर्यन की बेल के लिए मुसीबतें बढ़ा सकता है। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी को केस से जुड़ी जानकारी 26 अक्टूबर को हाई कोर्ट को देनी है। इस बीच एनसीबी बॉलीवुड में ड्रग्स की जड़ें तलाशने में लगी है। बुधवार और गुरुवार को एनसीबी ने 6 लोकेशन पर छापे मारे। अनन्या पांडे के साथ साथ कुछ और संदिग्धों को भी नोटिस दिए गए। बॉलीवुड के 2 और एक्टर को नोटिस देने की खबर है। आर्यन के व्हाट्सएप चैट से नए चेहरों के बारे में जानकारी मिली है। सूत्रों के मुताबिक क्रूज ड्रग्स केस का दायरा अब सिर्फ आर्यन खान तक सिमट कर नहीं रहेगा। अभी अनन्या का नाम सामने आया है। अब एनसीबी के रडार पर करण जौहर की पार्टी वाला वीडियो भी है। सूत्रों के मुताबिक 1 साल पहले करण की पार्टी का जो वीडियो वायरल हुआ था, उस पर भी अब एनसीबी की नजर है। वीडियो में रणवीर कपूर, विकी कौशल, वरुण धवन, मलाइका अरोड़ा, दीपिका पादुकोण जैसे बॉलीवुड सेलिब्रिटी दिखाई दे रहे हैं। यानी एनसीबी की नजर बॉलीवुड के स्टार किड्स पर ही नहीं बल्कि सुपर स्टार्स पर भी है। विद्या के साथ सौरभ वक्तानिया, मुंबई, आज तक। और हमारे संवाददाता दिवेश सिंह एनसीबी दफ्तर से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दिवेश, जानना चाहेंगे, कल समीर वानखेड़े ने खुद 2 घंटे तक इंटरोगेशन किया था, सवाल जवाब किया था अनन्या से, तो क्या आज जो पूछताछ होनी है, आज भी वो खुद ही बैठेंगे, इंटरोगेशन करेंगे, या फिर आज कोई और अधिकारी भी होगा? जी, आपको बता दें कि समीर वानखेड़े जो कि जोनल डायरेक्टर हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के, वो स्वयं सुपरवाइज करते हैं, पर्सनली सुपरवाइज करते हैं हर उस केस को जो एनसीबी रजिस्टर करती है। और जब खासकर आरोपियों को या सस्पेक्ट्स को ग्रिल किया जाता है, विटनेसेस को जब ग्रिल किया जाता है, उनसे पूछताछ की जाती है, जब कुछ और पुख्ता इंफॉर्मेशन मिलने की गुंजाइश हो, तब वो स्वयं मौजूद रहते हैं। उनके साथ जो केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होते हैं वो भी मौजूद रहते हैं। अगर विटनेस या जो संदिग्ध है वो महिला है तो एक महिला कर्मचारी भी एनसीबी की वहां पर पूरे समय मौजूद रहती है और इसी तरीके से पूछताछ होती है। आयो भी पूछताछ करेंगे और समीर वानखेड़े खुद भी शामिल होंगे इस पूछताछ में, जो कि आज होनी है। अनन्या पांडे, अभी तक उन्हें 11 बजे का समय दिया गया था, पर अभी तक वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर नहीं पहुंची हैं। जैसे कि शिवांगी बता रही थी कि ऐसा भी हो सकता है कि अनन्या पांडे घर पर ना हो और वो किसी और लोकेशन पर
कर होटल में या किसी और के घर पर चली गई हों और वहां से वो सीधे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर पहुंचे। पर अभी तक इसके बारे में कोई भी पुख्ता इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कब तक अनन्या पांडे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर पहुंच सकती हैं। दिव्येश, शिवांगी और अरविंद ओझा तीनों हमारे साथ जुड़े हुए थे तमाम अपडेट्स के साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। बारिश और बाढ़ का कहर हमारा पड़ोसी देश यानी कि नेपाल भी भेज रहा है। पूर्वी और पश्चिमी नेपाल में भयानक बाढ़ आई है। सड़कें डूबी हुई हैं, हाईवे डूबी हुई हैं, हवाई अड्डे डूबे हुए हैं। नेपाल की भारत के पड़ोसी देश नेपाल में मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ ने विकराल रूप धारण कर लिया है। ये तस्वीरें नेपाल के धनगढ़ी की हैं, जहां तक देखिए पानी का ही साम्राज्य नजर आ रहा है। 2 दिनों की मूसलाधार बारिश में नेपाल का पूर्वी और पश्चिमी हिस्सा बाढ़ की चपेट में आ गया है। सड़कें लबालब है। पश्चिमी नेपाल को जोड़ने वाला राजमार्ग तबाह हो गया है। भारतीय सीमा से सटे विराटनगर का हवाई अड्डा पूरी तरह जलमग्न हो गया है। इसके चलते सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। बाढ़ में फंसे लोगों को नेपाली सेना, नेपाल पुलिस और सशस्त्र प्रहरी बचा रहे हैं। दूर दराज के इलाकों में फंसे लोगों को हेलीकॉप्टर से बचाया जा रहा है। नेपाल में बाढ़ में 1028 घर डूब गए हैं। 1000 से ज्यादा परिवारों को विस्थापित किया गया है। बाढ़ में मरने वालों की संख्या 58 तक पहुंच गई है, जबकि 26 लोग अभी भी लापता हैं। सरकार ने मृतक के परिवार को 2-2 लाख मुआवजा देने का ऐलान किया है। नेपाल में राजमार्ग के 4 पुल बाढ़ के पानी में बह गए। 134 जगहों पर सड़कें टूटी हैं। नेपाल में बाढ़ का असर बिहार में भी पड़ा है। अररिया के पास जोगबनी रेलवे स्टेशन जलमग्न है। गाड़ियों की आवाजाही ठप है। सभी ट्रेनें फारबिसगंज में ही रुक रही हैं। बिहार के किशनगंज जिले के ठाकुरगंज के पास बना एक मंदिर मेची नदी में आए सैलाब की मार सह नहीं पाया और देखते ही देखते मंदिर ने जल समाधि ले ली। देखिए किस तरह ये मंदिर पानी में समा रहा है। किशनगंज से गौरव कुमार के साथ सुजीत झा, पटना, आज तक। देश भर में 100 करोड़ डोज वैक्सीन की लगने के बाद सरकार का फोकस अब वैक्सीन की सेकेंड डोज पर है। दिसंबर तक सरकार का लक्ष्य 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को वैक्सीन की दोनों खुराक देने का है। कोरोना टीकाकरण के 100 करोड़ डोज के लक्ष्य के साथ ही सरकार अब आगे के लिए टीकों की सही संख्या का आकलन करने में जुट गई है। दरअसल सरकार ने सभी वयस्क नागरिकों के संपूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य 31 दिसंबर रखा है। इस हिसाब से भारत में 18 साल से ज्यादा उम्र के 94 करोड़ नागरिकों के लिए 188 करोड़ डोज की जरूरत है। लेकिन दुनिया भर से मिले आंकड़ों के हिसाब से 15 से 20% लोग टीका लगवाने से बच रहे हैं। अनुमान है कि भारत में 150 करोड़ डोज में सभी लोगों का टीकाकरण हो जाएगा। इस स्थिति में 30 से 35 करोड़ डोज अतिरिक्त बच जाएंगे। ऐसे में इन बचे हुए वैक्सीन डोज के इस्तेमाल का सबसे बेहतरीन विकल्प बच्चों के वैक्सीनेशन का होगा। भारत में 18 साल से कम उम्र के 40 करोड़ बच्चे हैं और इनके टीकाकरण के लिए करीब 80 करोड़ डोज की जरूरत पड़ेगी। हालांकि ये संभव तभी हो पाएगा जब DCGI से सभी बच्चों के टीकाकरण की मंजूरी मिल जाएगी। इंडिया में बच्चों की वैक्सीन के रोल आउट होने में अभी 2 हफ्ते और लगेंगे और बच्चों के लिए टीकाकरण शुरू करने से पहले बच्चों की वैक्सीन की भारत में उपलब्धता पर ध्यान दिया जाएगा और बच्चों में चरणबद्ध तरीके से वैक्सीनेशन को मंजूरी दी जाएगी। इसके लिए पहले डोमेस्टिक सप्लाई और वैक्सीन के रोल आउट होने के बाद इसकी रिस्पॉन्स को मॉनिटर करना बेहद जरूरी होगा ताकि मैक्सिमम बच्चों को वैक्सीनेटेड किया जा सके। बच्चों के संपूर्ण टीकाकरण को लेकर कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि केवल गंभीर बीमारियों से पीड़ित बच्चों को ही वैक्सीन लगाना चाहिए। इस हिसाब से देखें तो देश में टीकाकरण के लिए काफी कम डोज की जरूरत होगी। इससे सरकार 31 दिसंबर के बाद वैक्सीन का निर्यात शुरू करने के बारे में फैसला कर पाएगी। फिलहाल जो वैक्सीन कुछ देशों को निर्यात की जा रही हैं, वो वैक्सीन मैत्री कार्यक्रम के तहत एक्सपोर्ट की गई हैं। अगर बताया कि इससे कैसे बचना है तो उसका अंतर है वैक्सीनेशन। कोविड का वैक्सीनेशन हमारे देश के वैज्ञानिकों ने बहुत ही मेहनत से, बहुत ही साइंटिफिक नॉलेज से, कंसेप्ट से इंट्रोड्यूस किया है और हम काफी भाग्यशाली है कि हम उस देश से हैं
जो हमें दूसरे देशों के ऊपर इस वैक्सीन के लिए डिपेंड नहीं करना पड़े।